नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देहरादून में लगभग आपको बता चले 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास कर दिया था। इन परियोजनाओं में दिल्ली देहरादून और आर्थिक गलियारा शामिल है। आपको बताते चले, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा दिल्ली से देहरादून के बीच यात्रा के समय को 6 घंटे से घटाकर लगभग अब 2.5 घंटे कर देगी। इसमें हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से संपर्क के लिए 7 प्रमुख इंटरचेंज होंगे। इसमें वन्यजीवों के लिए बिना रोक टोक आवागमन के लिए एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव एलिवेटेड गलियारा होगा और साथ ही देहरादून में दत्त काली मंदिर के पास 340 मीटर लंबी सुरंग वन्यजीवों पर होने वाले प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। इसके अलावा गणेशपुर देहरादून खंड में वाहनों को जंगली जानवरों से टक्कर देने से बचाने के लिए जानवरों के लिए कई रास्ते बनाए गए। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे में 500 मीटर के अंतराल पर वर्षा जल संचयन और 400 से अधिक पानी के रिचार्ज पॉइंट की व्यवस्था भी शामिल होगी। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे से ग्रीनफील्ड संरेखण परियोजना और आपको बता चले इसके साथ साथ सहारनपुर के हलगोवा से हरिद्वार के भद्राबाद को जोड़ने वाली परियोजना का निर्माण 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। ये परियोजना दिल्ली से हरिद्वार तक निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी और यात्रा के समय को भी कम करेगी। 1,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली मनोहरपुर से कांगड़ी तक हरिद्वार रिंग रोड परियोजना हरिद्वार शहर के लोगों को विशेष रूप से भारी पर्यटक मौसम के दौरान यातायात के जाम से राहत प्रदान करेगी और कुमाऊं क्षेत्र के साथ संपर्क में भी सुधार करेगी। लगभग 1,700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली देहरादून पोंटा साहिब सड़क परियोजना यात्रा के समय को कम करेगी और दोनों स्थानों के बीच निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी। इससे अंतर्राज्यीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और नाजिमाबाद कोटद्वार सड़क चौड़ी करने की परियोजना यात्रा के समय को कम करेगी और लैंसडाउन से संपर्क में भी सुधार करेगी। तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले का एक व्यक्ति कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। महाराष्ट्र में इस स्वरूप के संक्रमण का यह पहला और देश में चौथा मामला है। महाराष्ट्र में सामने आए मामले के बारे में आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को दिल्ली में कहा है कि 33 वर्षीय व्यक्ति 23 नवंबर को दुबई के रास्ते दक्षिण अफ्रीका से दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचा था, जहां उसने कोविड जांच के लिए नमूना भी दिया था। इसके बाद उसने मुंबई के लिए उड़ान पकड़ी थी और इस संबंध में एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि व्यक्ति को हल्का बुखार है, लेकिन उसे कोविड-19 के अन्य लक्षण नहीं है। इससे पहले कर्नाटक में 2 और गुजरात में ओमिक्रॉन से जुड़ा एक मामला सामने आया था। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉक्टर अर्चना पाटिल ने मुंबई में पीटीआई भाषा से कहा है कि कल्याण डोंबिवली नगर निगम क्षेत्र का एक व्यक्ति कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमित पाया गया। ये राज्य में पहला आधिकारिक मामला है। उन्होंने कहा वह 4 लोगों के एक समूह के साथ आया था और उनकी आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी और जीनोम अनुक्रमण भी किया जाएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान में कहा है कि केडीएमसी इलाके के रहने वाले इस संक्रमित व्यक्ति ने अभी तक कोई टीका नहीं लगवाया और उसे डोंबिवली स्थित एक देखभाल केंद्र में भर्ती कराया गया। विभाग ने कहा है कि वह 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से दुबई और दिल्ली के रास्ते मुंबई लौटा और उसे हल्का बुखार है, लेकिन कोविड-19 के कोई अन्य लक्षण नहीं है। इसने कहा है कि उच्च जोखिम वाले माने जा रहे सभी 12 व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है और उनकी कोविड-19 जांच की गई है, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। विभाग ने कहा कि संक्रमित व्यक्ति के साथी यात्रियों सहित अन्य 30 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी और विभाग ने कहा है अपनी बात को बढ़ाते हुए कि इस बीच महाराष्ट्र के पुणे निवासी 60 वर्षीय एक व्यक्ति जाम्बिया से लौटने के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था, लेकिन उसके जीनोम अनुक्रमण से पता चला है कि वह डेल्टा के उपस्वरूप से संक्रमित था। केडीएमसी के एक अधिकारी ने कहा है कि जो व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला है वह एक इंजीनियर है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम के महामारी नियंत्रण प्रकोष्ठ के प्रमुख डॉक्टर प्रतिभा पाटिल ने कहा है कि विभिन्न देशों से डोंबिवली कल्याण क्षेत्र आए 6 व्यक्ति अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जो पृथकवास में है। इनमें से 4 नाइजीरिया से और एक व्यक्ति रूस तथा नेपाल से आया है। डॉक्टर पाटिल ने कहा है कि सभी 6 लोगों की हालत स्थिर है, उनमें लक्षण नहीं है और उनमें से कोई भी उच्च जोखिम वाले देशों से नहीं आया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2019 में अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त होने के बाद से कश्मीर में शांति है। वहां व्यवसाय के लिए अच्छा निवेश हो रहा है और पर्यटक आ रहे हैं। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से सफलतापूर्वक निपटने के लिए संसाधनों का उचित इस्तेमाल सुनिश्चित किया। शाह ने कहा है कि देश ने पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे सीमा पर आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा गया। शाह ने कहा है कि किसी को विश्वास नहीं था कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में यह कर दिखाया। शाह ने कहा कि मैं कह सकता हूं कि अब कश्मीर में शांति है, निवेश हो रहा है और पर्यटक आ रहे हैं। धीरे धीरे कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं और वह देश के साथ एक होकर खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय सीमा में घुसना इतना आसान न होगा। शाह ने कहा कि अब तक इस काम को करने के लिए इजराइल और अमेरिका का ही नाम लिया जाता था, लेकिन अब भारत भी उस सूची में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा, हम सबके साथ शांति चाहते हैं, हमारी सीमाओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमने इस संदर्भ में एक स्पष्ट संदेश भी दे दिया। तो संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक खत्म हो चुकी थी और इस मीटिंग के बाद सरकार के साथ बात करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 नेताओं की एक कमेटी बना ली है। कमेटी में बलबीर राजेवाल, गुरनाम चढ़ूनी, शिव कुमार कक्का, युद्धवीर सिंह, अशोक धवले के नाम शामिल हैं। 5 लोगों की यह कमेटी सरकार के साथ सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बनाई गई है, जिसमें एमएसपी भी शामिल है। हालांकि एमएसपी को लेकर अभी नाम तय नहीं हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। कृषि कानूनों की वापसी के बाद एमएसपी समेत कई अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग कर रहा था और इस बैठक में कई वरिष्ठ किसान नेता भाग लेने पहुंचे थे। मीटिंग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा था कि आज की बैठक में एमएसपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को पद से हटाने की मांग की गई। किसानों पर मुकदमे को वापस लेना और किसानों का मुआवजा देने के मुद्दे शामिल थे। बैठक खत्म करने को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि भारत सरकार जब तक चाहेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आज की जारी बैठक में इस मुद्दे पर बात हो रही है कि आंदोलन को खत्म किया जाए या इससे आगे बढ़ाया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से केंद्र सरकार को उन 702 किसानों के नाम भेजे गए जिनकी मौत किसान आंदोलन के दौरान हुई। किसान मोर्चा की ओर से मृतक किसानों की सूची शुक्रवार को कृषि सचिव को दे दी गई है और इससे पहले सरकार ने संसद में कहा था कि उसके पास आंदोलन के दौरान मृत किसानों का कोई आंकड़ा नहीं। तो मुंबई के वानखेड़े में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 62 रनों पर सिमट चुकी है। टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ कीवी टीम का यह न्यूनतम स्कोर है और भारत के लिए आर अश्विन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को 3 सफलता मिली है और भारत ने अपनी पहली पारी में 325 रन बनाए थे। इसके जवाब में मेहमान टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 62 रन ही बना सकी है। इस तरह टीम इंडिया को 263 रनों की बढ़त मिली है। हालांकि कप्तान विराट कोहली ने मेहमान टीम को फॉलो ऑन नहीं दिया और भारत अपनी दूसरी पारी खेल रहा है। वहीं पहली पारी में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल भारतीय बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे हैं। उन्होंने आपको बता चले अपनी पहली पारी में भारत के 10 विकेट टटकाकर इतिहास रच दिया है। एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में सभी 10 विकेट अपने नाम कर लिए हैं और इसके साथ ही उन्होंने इतिहास रच दिया। वे टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन चुके हैं और उनसे पहले 1956 में जिम लेकर और आपको बताते चले 1999 में अनिल कुंबले ने एक पारी में 10 विकेट लिए थे। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी हैं। उनके मुंबई दौरे के कारण विपक्षी दलों की हलचलों में भी गति आई है। एक तरफ जहां सभी विपक्षी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत विकल्प खड़ा करना है, इस पर एक मत है ही, वहीं कौन किसे साथ ले और बाहर रखे, इस पर विपक्ष में भी अभी विवाद उलझा हुआ है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस डीप फ्रीजर में चली गई है और एक आलेख में कहा गया था कि देश को फिलहाल एक वैकल्पिक मोर्चे की जरूरत है और विपक्षी दलों ने वह जिम्मेदारी ममता बनर्जी को दे दी है। खालीपन को भरने के लिए वे उनकी ओर देख रहे हैं। वह वर्तमान में देश में विपक्ष का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। अब बिन कांग्रेस विपक्षी एकता की बात करने वाली ममता बनर्जी को शिवसेना ने जवाब दिया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक लेख में लिखा है कि कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से दूर रखना फासिस्ट ताकतों की मदद करने जैसा है। अपने कवर लेटर में शिवसेना ने कहा, अपने अपने राज्य और टूटे फूटे किले संभालने के एक साथ इस पर तो कम से कम एक मत होना जरूरी है। इस एकता का नेतृत्व कौन करे, ये आगे का मसला है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बाघिन की तरह लड़ी और जीती। बंगाल की भूमि पर बीजेपी को चारों खाने चित करने का काम उन्होंने किया। उनके संघर्ष को देश ने प्रणाम किया। ममता ने मुंबई में आकर राजनीतिक मुलाकात की। ममता की राजनीति कांग्रेस मुख नहीं है। पश्चिम बंगाल से उन्होंने कांग्रेस, वामपंथी और भाजपा का सफाया कर दिया। यह सत्य है, फिर भी कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से दूर रखकर सियासत करना यानी मौजूदा फासिस्ट राष्ट्र की प्रवृत्ति को बल देने जैसा।
तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार से ये स्पष्ट करने को कहा है कि गवाहों को प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए एक हिस्ट्री शीटर जिसके खिलाफ 100 से अधिक आपराधिक मामले हैं उसे वहां की जेल में क्यों रखा जाए और राज्य से बाहर क्यों स्थानांतरित नहीं किया जाए। न्यायमूर्ति AM खानविलकर और न्यायमूर्ति CT रविकुमार की पीठ ने इस बात पर गौर किया कि व्यक्ति के खिलाफ 100 से अधिक मामले हैं और राज्य के वकील से पूछा कि उसे दिल्ली की जेल में क्यों नहीं लाया जा सकता और मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्यों नहीं हो सकती। शीर्ष अदालत ने बिहार के गृह विभाग के सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति को बक्सर जेल में बंद सतीश पांडे से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उसे कोई मोबाइल फोन न मिले। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि पांडे के खिलाफ लंबे सभी मामले में उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित अदालत के समक्ष पेश किया जाए, न कि व्यक्तिगत रूप से पेश किया जाए, ताकि उसे जेल से ले जाने और वापस लाने के लिए आवाजाही से बचा जा सके। पीठ ने मामले की सुनवाई अगले साल 4 जनवरी को तय करते हुए कहा है कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले राज्य को एक रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए जिसमें यह बताया जाए कि उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित होने के बावजूद उसे बक्सर जेल में क्यों रखा जाना चाहिए, उसे नहीं रखा जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ बहराइच में शनिवार को फार्मासिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा करते हुए CMO ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर SS सिंह ने बताया है कि वेतन विसंगतियों को दूर करने, भत्ते बढ़ाए जाने, फार्मासिस्ट का नाम फार्मेसी अधिकारी व चीफ फार्मासिस्ट का नाम चीफ फार्मासिस्ट अधिकारी करने जैसी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर हम धरने पर बैठे। हमारी मांगों को लेकर बार बार सरकार ने आश्वासन दिया है कि पूरी नहीं की गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि एसोसिएशन के पदाधिकारी 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 9 तारीख से 16 तारीख तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे और अगर इसके बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम 17 से 19 तारीख तक पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे। आज डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन जनता शाखा बहराइच यहाँ धरना पे बैठा हुआ है। मैं उसका अध्यक्ष हूँ और हम अपने प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी 20 सूत्रीय मांगे हैं जो सरकार के द्वारा बार बार आश्वासन के बाद आज तक पूरी नहीं हुई हैं, जिसके विरोध में आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक हम काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक हम 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। तब अगर उसके बाद भी मेरी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम 17 से 19 तक पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे। केवल इमरजेंसी सेवाएं और पोस्टमार्टम सेवाएं